हेलो क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अगर हम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दें बॉडी के अंदर तो किसी भी फूड पार्टिकल को इनडायरेक्ट वे में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है ऑक्सीजन। तो हमें ऑक्सीजन की नीड चाहिए अगर हमें अपनी बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो। और इसी के साथ साथ हमारी बॉडी जो है मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस करती है दैट इज CO2। तो हमें कंटिन्यूअस वे में CO2 को रिलीज करना है और ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में चाहिए। तो इसके लिए हमें एक प्रोसेस की जरूरत थी जिसे हमने ब्रीथिंग बोला। अब रेस्पायरेशन ब्रीथिंग हो गया, हमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को ब्रीथिंग बोलते हैं। ये नॉर्मल एक फिजिकल प्रोसेस है। लेकिन रेस्पायरेशन को अगर टेक्निकल मीन समझे तो इसका मतलब होता है कि बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उसे हम रेस्पायरेशन बोलते हैं। हालांकि हम आम तौर पे ब्रीथिंग और रेस्पायरेशन को दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं, मतलब कभी भी स्विच कर देते हैं, ब्रीथिंग की जगह रेस्पायरेशन और रेस्पायरेशन की जगह ब्रीथिंग यूज कर लेते हैं। अब हमें नीड तो पता चल गई रेस्पायरेशन और ब्रीथिंग की, कि हमें कंटिन्यूअस CO2 को रिमूव करना है बॉडी से और O2 को इनटेक करना है। ठीक है, ये हमें रिक्वायरमेंट पता चल गई है। अब जो है हम बात करते हैं रेस्पायरेटरी ऑर्गन के बारे में। जो रेस्पायरेटरी ऑर्गन जो है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे अलग अलग टाइप के रेस्पायरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। डिपेंड करता है कि वो कौन से हैबिटाट में प्रेजेंट है, आइदर प्रेजेंट इन एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। और डिपेंड करता है कि उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आइदर सेलुलर एग्रीगेशन, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। तो फर्स्ट बात करते हैं हम स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट और प्लेटफॉर्म के बारे में। तो इनमें जो रेस्पायरेशन होता है या ब्रीथिंग होता है ये पूरी बॉडी सरफेस से होता है, सारी एंटायर बॉडी सरफेस से होता है, यानी स्किन से होता है। जो रेस्पायरेशन पूरी बॉडी से होता है उसे हम क्यूटिकुलर रेस्पायरेशन कहते हैं। और ऐसे रेस्पायरेशन के लिए पूरी स्किन जो है वो मॉइस्ट होनी जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर इंसेक्ट रेस्पायर कर रहा है तो वो करता है ट्रैकियल ट्यूब से रेस्पायरेशन। तो उसे तो इंसेक्ट के अंदर जो रेस्पायरेशन होता है वो ट्रैकियल ट्यूब से रेस्पायरेशन होता है, दैट इज नेटवर्क ऑफ ट्यूब की हेल्प से रेस्पायर करते हैं वो लोग। ठीक है। इसके अलावा अगर एक्वेटिक में बात करें तो एक्वेटिक के लिए एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड हो गए, मोलस्का हो गए, ये इसका रेस्पायरेशन होता है थ्रू गिल्स। गिल्स जो है एक स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम गिल्स बोलते हैं, जो एक्वेटिक हैबिटाट में जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसके लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज लंग। जो लंग्स होते हैं वो उनसे रेस्पायरेशन करते हैं एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स। और जो रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स हैं इनमें मेनली रेस्पायरेशन होता है थ्रू लंग्स। एम्फीबियंस में अगर हम फ्रॉग की बात करें तो उसके अंदर रेस्पायरेशन बकल कैविटी से भी हो सकता है, उसकी स्किन के भी थ्रू हो सकता है और साथ ही साथ लंग्स से भी हो सकता है। ओके, हमने डिफरेंट डिफरेंट रेस्पायरेटरी ऑर्गन के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में स्टडी कर ली है, हमें इतना ही याद करना है। ये हमारी एनसीईआरटी की लाइन से जो मैंने आपको अभी बताया है नॉर्मल वे में। नेक्स्ट बात करते हैं हम ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। जो ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम है इसमें सीक्वेंस हमें याद करना होगा, ये सीक्वेंस एग्जाम में आता है। ओके, फर्स्ट इज नॉस्ट्रिल। जो अपर लिप्स के ऊपर है नॉस्ट्रिल, यहाँ से हमारी ब्रीथिंग स्टार्ट होती है। उसके बाद नेजल पैसेज, देन नेजल चैम्बर, देन फेरिंग्स। जो फेरिंग्स जो होती है वो ओपनिंग होती है बोथ फूड पाइप एंड अ विंड पाइप। ठीक है, फूड पाइप दैट इज ईसोफेगस एंड अ विंड पाइप दैट इज ट्रैकिया। ओके, जब हम खाना खाते हैं तो एपिग्लॉटिस जो है वो कवर कर लेता है ग्लॉटिस को, जो कि ओपनिंग होती है ट्रैकिया की। जब हम खाना निगलते हैं तो खाना ईसोफेगस में जाता है, विंड पाइप में नहीं जाता है, क्योंकि विंड पाइप की जो ओपनिंग है उसे ग्लॉटिस कहते हैं, उसके ऊपर कवरिंग रहती है दैट इज एपिग्लॉटिस, जो कि एक थिन कार्टिलिजिनस फ्लैप होता है, वो कवर कर लेता है ग्लॉटिस को। ओके, उसके बाद फेरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स। जो लैरिंग्स है वो एक कार्टिलिजिनस साउंड बॉक्स कह सकते हैं हम उसे, कार्टिलिजिनस बॉक्स है जहां से हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है। उसके बाद लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, देन ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल में प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्शरी ब्रोंक्यूल, and last one is a terminal bronchiole, then alveolar sac,
और एल्व्यूलाई ट्यूब्यूल, और उसके बाद आती है एल्व्यूलाई। तो सीक्वेंस हमने पढ़ लिया है। अब जो है ट्रैकिया तक पूरा पार्ट सेम वैसे ही रहेगा, पहले नेदल नॉस्ट्रिल, फिर नेदल पैसेज, फिर नेदल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। तो ट्रैकिया जो है वो एक स्ट्रेट ट्यूब है, जब वो मिड थोरैसिक कैविटी तक आती है वो ऐसे ही रहती है। उसके बाद फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे पे जो है वो डिवाइड कर जाती है लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई पे। तो याद रखिएगा ट्रैकिया जो है वो कौन सी वर्टिब्रल कॉलम पे जो है वो डिवाइड कर जाती है, फिफ्थ वर्टिब्रे, थोरैसिक वर्टिब्रे जो है वो डिवाइड कर जाती है, प्राइमरी ब्रोंकाई बोलते हैं उसे। उसके बाद जो है वो सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई में कन्वर्ट होती है। उसके बाद ब्रोंक्यूल पे एंड हो जाती है। देन ब्रोंक्यूल है वो प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल एंड देन टर्शरी ब्रोंक्यूल में कन्वर्ट होती है। और उसके बाद इनिशियल ब्रोंक्यूल होती है एंड देन इज टर्मिनल ब्रोंक्यूल। जो हमारा ट्रैकिया जो है वो इनकम्प्लीट कार्टिलिजिनस रिंग से कवर्ड होता है। तो ट्रैकिया भी इनकम्प्लीट कार्टिलिजिनस रिंग से कवर होता है, ताकि जब एयर आए और वहां से जाए तो वो पूरी तरीके से बंद ना हो जाए, इसीलिए वो इनकम्प्लीट कार्टिलिजिनस रिंग से कवर रहता है। तो ट्रैकिया, ब्रोंकाई, प्राइमरी, टर्शरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल तक। इनिशियल ब्रोंक्यूल तक तो है हमारी ये सारी ट्यूब्यूल जो हैं वो इनकम्प्लीट कार्टिलिजिनस रिंग से कवर होती हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ब्रोंक्यूल जो है उसके बाद वहां से एक इरेगुलर वॉल्ड और वस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर हमें नजर आता है, जिसे हम एल्वुलाई कहते हैं। ये वही एल्वुलाई है जहां पे CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से अब हमारा जो लंग्स जो है वो दो लेयर से कवर होता है, जिसे हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। एक आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है और एक इनर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, और उसके बीच में जो होता है वो प्लूरल फ्लूइड होता है, ताकि वो फ्रिक्शन से बचाए। जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है वो थोरैसिक कैविटी के साथ होती है, जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है वो लंग्स के साथ होती है। ओके, अब हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उस दो पार्ट में डिवाइड करा है। एक पार्ट को एक्सचेंज पार्ट बोलते हैं और एक पार्ट को कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं। कंडक्टिंग पार्ट उसे बोलते हैं जहां से एयर जो है पास कर रही है, यानी नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक हम उसे बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। और जो हमारा एक्सचेंज पार्ट है उसमें एल्वुलाई ट्यूब आती है और एल्वुलाई आता है, उसे हम बोलते हैं एक्सचेंज पार्ट। जो कंडक्टिंग पार्ट है उसके अंदर जो एयर आती है वो टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करती है, और एटमॉस्फेरिक जो पार्टिकल है, फॉरेन पार्टिकल जो होते हैं उसे क्लियर करती है, उस एयर को ह्यूमिडिफाई करती है। ये होता है कंडक्टिंग पार्ट का काम। और एक्सचेंज पार्ट का काम होता है जहां पे डिफ्यूजन होता है CO2 और O2 का। ठीक है, ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है और क्लियर हो चुका है। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा लंग्स का जो मूवमेंट होता है वो किस तरीके से होता है। जो हमारी लंग्स जो है ना वो पूरी तरीके से कवर है थोरैसिक कैविटी से। तो कोई भी चेंज होता है थोरैसिक कैविटी में वो अफेक्ट करता है हमारी पल्मिनरी कैविटी को, यानी लंग्स पे अफेक्ट करता है। क्यों? जो थोरैसिक कैविटी जो होती है ना वो एक टाइट चैम्बर है। उसके वो वेंट्रल पार्ट पे यानी चेस्ट वाले पार्ट पे जो है वो प्रेजेंट होती है स्टर्नम। जो इसका बैक पार्ट होता है वहां प्रेजेंट होती है वर्टिब्रल कॉलम। जो लेटरल पार्ट होता है वहां प्रेजेंट होती है रिब्स। और जो लोअर साइड पार्ट कह सकते हैं, पोस्टीरियर पार्ट और लोअर साइड पार्ट कह सकते हैं हम उसे उसे बोलते हैं डॉम शेप डायफ्राम। तो इस तरीके से हमारी जो थोरैसिक कैविटी जो होती है वो पूरी टाइट चैम्बर प्रेजेंट होती है। और कुछ भी थोरैसिक कैविटी में चेंज आता है तो वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है हमारी पल्मिनरी कैविटी पे। ओके, तो इस तरीके से हमारे लंग्स जो है वो मूवमेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन आ रही है और CO2 जा रही है, इसमें कौन कौन से स्टेप हैं। तो फर्स्ट स्टेप तो यही है कि ब्रीथिंग हो रही है, यानी हम पल्मिनरी वेंटिलेशन कर रहे हैं, जिसके अंदर एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो अंदर ले रहे हैं और CO2 को बाहर रिलीज आउट कर रहे हैं, यानी ब्रीथिंग हो।
उसके बाद डिफ्यूजन होना गैसेस का, कौन सी साइड पे, एल्वियोलाई साइड पे। एल्वियोलाई साइड पे क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है वो बॉडी में आएगी और CO2 जो है वो बाहर यानी एल्वियोलाई में जाएगी, और जो O2 जो है वो ब्लड में जाएगी। उसके बाद वहां O2 का ट्रांसपोर्ट होना ब्लड में। उसके बाद O2 और CO2 का डिफ्यूजन होना ब्लड और टिश्यू की साइड पे। उसके बाद उस O2 का यूटिलाइज कर लेना कैटाबॉलिक रिएक्शन में, जिससे हम जहां से रिलीज होगी CO2, और उस CO2 को वापस एक्सचेंज करना, वही सेम प्रोसेस होता रहेगा। तो हमने जो है यहाँ तक 3 पार्ट कवर कर लिए। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन पार्ट, देन इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और लास्ट वन इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके अंदर हमने सीक्वेंस पढ़ा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। हमने पढ़ा है कि जो ट्रैकिया फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा है, उस पे वर्टिब्रल कॉलम पे जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, लेफ्ट एंड राइट में, जिसे ब्रोंकाई बोलते हैं। इसके बाद हमने प्लूरल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, प्लूरल फ्लूइड के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वन इज हमने पढ़ा कंडक्टिंग पार्ट और एक्सचेंज पार्ट के बारे में पढ़ा। फिर हमने थोरैसिक कैविटी, एक टाइट चैम्बर है, उसके बारे में पढ़ा। एंड लास्ट वन हमने पढ़ा कि किस तरीके से गैस जो है वो एक्सचेंज होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।